Good morning, dear students. Today we are going to start a new book of economics, which is Indian Economic Development. Authors are T.R. Jain and V.K. Ohri. Students, this is a book of your economics subject. Along with this, we have another book named Macroeconomics. In this book, students, we have to study about the Indian economy. इंडिपेंडेंस से लेके इंडियन इकॉनमी में आज तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकॉनमी कैसी थी और उसके बाद हमने कैसे कैसे उसमें मूवमेंट्स किए, ग्रोथ की है, वो सब कुछ हमें इस बुक में स्टडी करना है। तो आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब ऐसे कुछ मैटर्स हैं जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, था क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम क्या थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, एक टाइप से अंग्रेजों के गुलाम। तो इंडियन इकॉनमी को ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया, बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ किया। तो जब हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम था तो इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस इकॉनमी थी। तो उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी यहाँ पे, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कहते ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे इंडियन इकॉनमी को फुली एक्सप्लॉइट किया गया था। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जिनको एक्सप्लॉइट किया गया? तो सबसे पहले कहा गया है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसको बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, किसके थ्रू? जमींदारी सिस्टम अप्लाई करके। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको भी बहुत बुरे तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बहुत गंदे से एक्सप्लॉइट किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदारी सिस्टम में था क्या कि उन्होंने क्या कर दिया, जो लैंड थी हमारी उनको ओनर्स, लैंड के ओनर्स जमींदारों को बना दिया। और उन्होंने क्या कहा जमींदारों से कि इसके बदले आपको जो हम ओनर बना रहे हैं, इसके बदले आप क्या करोगे, एक फिक्स्ड अमाउंट, जिसको क्या बोलेंगे हम, लैंड रेवेन्यू, वो पे करोगे आप किसको, हमें। उसके बदले में आपके पास पूरा राइट है, आप इस लैंड से कितनी भी फसलें उगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जमींदार थे और जो गरीब किसान थे छोटे छोटे, उनको अर्निंग के लिए, आजीविका के लिए कुछ तो चाहिए था। तो उन्होंने उस लैंड के ऊपर खेती बाड़ी शुरू कर दी। तो वो क्या करते थे जमींदार, क्योंकि उनको तो एक फिक्स सम देना होता था ब्रिटिशर्स को, तो वो उन जमींदारों से, जो जमींदार थे, उन टिलर से, फार्मर से जितनी भी फसल उगती ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उगवाते और सारी की सारी फसल, बहुत नाम मात्र की फसल उनको, किसानों को देते, बाकी सारी फसल वो क्या कर लेते थे, खुद ले लेते थे उनसे। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया गया कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी चीज़ें थी, उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती थी। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उसके एक्सपोर्ट पे बहुत हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया और उसके बाद उसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। और जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स थे उसके ऊपर, उनके इम्पोर्ट के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही ड्यूटी नहीं लगाई, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो गुड्स क्या लगने लगे, एज कंपैरिजन टू इंडियन गुड्स चीप लगने लगे और लोगों ने उनको बाय करना स्टार्ट किया। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी उन्होंने यही कहा कि इंडिया के पास क्या था, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वालिटी का, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी क्वांटिटी में था। तो उन्होंने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट तो ड्यूटी फ्री कर दिया कि इंडिया से क्या करेगा, रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करेगा ब्रिटेन की। और जो इंडस्ट्रियल गुड्स बन रहे थे ब्रिटेन में, उनका भी क्या कर दिया इंडिया में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, कि इंडिया का कस्टमर क्या करेगा, उनको बाय करेगा, मतलब हमारी ही चीज़ लेके और वो हमें ही बेच रहे थे। ये इस तरीके से उन्होंने हमें इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सप्लॉइट किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन इकॉनमी थी कैसी, किसके टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम। तो सबसे पहले बोला गया स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट होती है जो एक जगह रुक जाती है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। तो सबसे पहले कह रहा है कि इंडिया की इकॉनमी कैसी थी, स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी। और बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही पुअर एक टाइप से हमारी इंडियन इकॉनमी
थी। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पुअर्टी थी उसमें, एपिडेमिक्स एंड स्टारवेशन, एपिडेमिक्स होती है महामारी, और स्टारवेशन भूखमरी जैसी सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी इंडियन इकोनॉमी में। क्या बोल रहा है वो, कहते हैं बिटवीन 1860 एंड 1945 ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम, मतलब 1% की इनकम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो कितने सारे ईयर्स हैं 1860 टू 1945, लेकिन इंक्रीमेंट कितना था, सिर्फ 0.5% पर एनम, और 1925 टू 1950 तो सिर्फ 0.1% पर एनम। बहुत माइनर सा क्या हो रहा था यहाँ पे, इंक्रीमेंट हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था पर कैपिटा इनकम में। नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, किसके टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। पर कैपिटा इनकम क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। कहते हैं 1947-48 में पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट ₹230 रुपीज़ एक पर्सन की इनकम हुआ करती थी उस टाइम पे। 230 में अगर हम बात करें तो बहुत लो लेवल की इनकम थी। तो और बल्क ऑफ पॉपुलेशन हमारी क्या थी, अनएम्प्लॉयड थी। इवन क्लोथिंग, शेल्टर और फूड के लिए भी, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी लोग तरसते थे। तो इस टाइप की इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर थी। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, खेती बाड़ी, हम मानते हैं कि भारत देश में मतलब हमारी जो मतलब कंट्री है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल फील्ड से ही जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें भी हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। 72% पॉपुलेशन हमारे देश की कहाँ काम कर रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन सिर्फ वो प्रोडक्शन कितना कर पा रही थी, टोटल प्रोडक्शन का ओनली 50%। तो देखो 72% लोग काम में लगे हुए हैं उसी में, लेकिन वो काम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरी कंट्री की जीडीपी में, सिर्फ 50%। प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। पर हेक्टेयर आउटपुट कितना आता था वीट का, ओनली 660 किलोग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और राइस का सिर्फ 710 किलोग्राम पर हेक्टेयर आउटपुट था। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या था, सिर्फ सब्सिस्टेंस होता है, आप सिर्फ अपनी उसके लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी कर रहे हो। मतलब खेती बाड़ी ऐसी थी कि जिससे सिर्फ उनकी खुद की ज़रूरतें पूरा हो पाती थी, मार्केट के लिए उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं, इंडस्ट्री के फील्ड में भी हम क्या थे, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। सबसे पहली दिक्कत क्या थी कि जो मशीन्स यूज़ होती है इंडस्ट्री में, वो मशीन्स ही नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल लो प्रोडक्शन था उनका हमारे यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी में हो रहा था मशीन्स का। स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि स्मॉल स्केल में कितनी एम्प्लॉयमेंट और कितना प्रॉफिट हो सकता है। और उसके साथ साथ ज़्यादातर कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए इंडस्ट्री को क्या रहना पड़ता था, ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड है। कैपिटल गुड्स होते हैं मशीनरी वगैरह, प्लांट वगैरह, उनके लिए जनरली हमें क्या रहना पड़ता था, दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता था, मेनली ब्रिटेन पे डिपेंड रहना पड़ता था। उसके बाद रैम्पेंट पुअर्टी भी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी, गरीबी में रह रही थी। वो रीज़न क्या था उसका, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उसके साथ साथ लोग बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा पुअर था। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पुअर थे। कहते हैं हमारे पास सिर्फ उस टाइम पे कितनी लंबी रेलवे लाइन्स थी, सिर्फ 53,596 किलोमीटर लंबी सिर्फ हमारे पास क्या थी, रेलवे लाइन्स थी। और जो पक्के रोड थे वो कितने थे, सिर्फ 155,000 किलोमीटर ओनली। तो इस चीज़ों में भी हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे। मेनली हमारी डिपेंडेंस किस पे होती थी, इंपोर्ट्स पे, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट चाहिए थे, मशीनरी चाहिए थी, तो उसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड थे, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड थे। हमें क्या करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी उनके इंपोर्ट पे। इवन बोल रहा है कंज्यूमर गुड जैसे स्यूइंग मशीन, सिलाई मशीन, दवाइयाँ, कैरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल्स वगैरह भी हमें बाहर के देशों से मंगवानी पड़ती थी। तो इंडिया में देखो प्रोडक्शन कितना लो था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, हमारी इकोनॉमी क्या थी, बिल्कुल गांव की, मतलब कोई भी, बहुत कम लोग ऐसे थे जो कहाँ रहते थे, शहरों में रहा करते थे। कहता ओनली 14% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, अर्बन एरियाज़ में, रिमेनिंग की 86% तो अभी भी कहाँ रह रही थी, रूरल एरियाज़ में। और रूरल एरियाज़ में मेनली क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत बार डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, छिपी हुई बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। और हमारा उस टाइम का एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या था, पूरा का पूरा नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड था, रेनफॉल वगैरह के लिए, सिंचाई के और साधन हमारे पास इतने नहीं थे।
सेमी फेड्यूल इकॉनमी, कहते हैं हमारी इकॉनमी कैसी थी, सेमी फेड्यूल थी। मतलब क्या था, उसमें कैपिटलिस्टिक और फेड्यूलिस्टिक दोनों का मिक्सचर था, जिसकी वजह से फेड्यूलिस्टिक मतलब क्या करता था कि प्रोडक्टिविटी का लेवल लो रहा करता था। हमारी इकॉनमी उस टाइम पे भी बैकवर्डनेस में रही है। कॉलोनियल इकॉनमी, हमारी इकॉनमी किसके अंडर थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने इंडियन इकॉनमी का अपने खुद के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया, बहुत ज़्यादा उसको मतलब एक्सप्लॉइट किया। यूटिलाइज भी नहीं, एक्सप्लॉइट। यूटिलाइज होता है प्रॉपर मैनर में यूज़ करना, और एक्सप्लॉइट होता है उसको मतलब बहुत बुरे तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इंडियन इकॉनमी को उन्होंने कैसे देखा, एक रॉ मटेरियल का सोर्स, कि वो हमारा ही माल हमसे खरीद के और उसको बस थोड़ा फिनिश प्रोडक्ट में बना के हमें ही हैवी प्राइसेस पे क्या करते थे, सेल किया करते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं मतलब उनको मजबूर किया लोगों को कि वो काम किए जाए जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, ना कि वो करें जो वो खुद चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीट व्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. I hope you will understand this by watching this video lecture. Thank you, students.